अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। हमारे हीरो, हमारे चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आखिरकार अपने घर पहुंचे। लाहौर से मियां चन्नू पहुंचने में 10 घंटे से ज़ायद का टाइम लगा और बड़ा ही ज़बरदस्त, वालिहाना, शानदार, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ अरशद नदीम का। वाटर कैनन की उन्हें सलामी दी गई जब उनका हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उसके बाद तमाम तर सीनियर क़यादत, जो कि पॉलिटिकल क़यादत है, वज़रा, वो मौजूद थे एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए। राना मशहूद भी ख़ुद मौजूद थे, जो कि खेलों को आजकल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आज़म ख़ुद अरशद नदीम के उस जैवलिन थ्रो को देखने की वीडियो वायरल होने के बाद बहुत पुरजोश थे। फिर एहसन इकबाल, दीगर, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, सबको अरशद नदीम याद आ गया बिलाखिर। और फिर अरशद नदीम को सब ने बड़ा शानदार वेलकम दिया, अपने घर पहुँचे। हज़ारों नहीं, मैं कहूँ लाखों की तादाद में लोगों ने अरशद नदीम का हर शहर जहाँ से वो गुजरे उसको वेलकम किया और बनता भी यही था। अरशद नदीम बहुत खुश हैं, करोड़ों के इनामात की उन पर बरसात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा लोगों को पता चल रहा है कि गोल्ड मेडल लाने का क्या नतीजा निकलता है। जब आप गोल्ड मेडल लाते हैं अपने मुल्क के लिए तो इस तरह इज़्ज़त मिलती है, इस तरह आप पर पैसों की बारिश निछावर होती है, सब कुछ मिल जाता है। पहले आप अपने मुल्क के लिए वो हासिल करते हैं जो मुश्किलात से लड़कर किसी ने हासिल नहीं किया होता। तो ये है अरशद नदीम की स्टोरी। बात करेंगे ज़रा आज क्रिकेट पर भी, अरशद नदीम पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा बात हो गया आज क्रिकेट पर, चूँकि बांग्लादेश स्क्वाड का ऐलान हो गया है जो कि पाकिस्तान आके खेलने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच होगा रावलपिंडी में। रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए भी स्क्वाड का ऐलान हमने देख लिया। पाकिस्तानी टीम का ऑलरेडी ऐलान हुआ है, उस पर भी डिस्कशन होगी। सऊद शकील को वाइस कैप्टन बनाया गया, रिमूव किया गया शाहीन शाह अफरीदी को। और अच्छी चीज़ ये हुई कि बांग्लादेश ए पाकिस्तान पहुंच गई। खदशात जाहिर किए जा रहे थे, कुछ लोगों को वैसे ही बड़ा शौक़ है कि हर चीज़ में खदशा जाहिर करें। पता नहीं बांग्लादेश आएगी कि नहीं, पता नहीं बांग्लादेश कैसे पहुंचेगी, बांग्लादेश में तो ऐसे हो गया, मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर में ये हो गया तो वहाँ पे ये हो गया। उस दिन भी मैंने कहा था ये सारा डिटेल डिस्कशन हो चुका है, बांग्लादेश के साथ शेड्यूल तय है, सब कुछ हो चुका है। इसी प्रोग्राम में हमने बताया था कुछ भी नहीं होने जा रहा, बांग्लादेश अपने टाइम पर पहुँचेगी। ए आ गई है और पीछे बांग्लादेश की फुल फ्लैज नेशनल टीम भी आने वाली है। साबिर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बल्कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, बड़े शानदार, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है। साबिर थैंक यू। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे भाई बदी उस जमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। बदी भाई पहले तो ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अरशद नदीम पे। बड़ा शानदार पुरतपाक इस्तकबाल, वाटर कैनन की सलामी। देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, रोना रोते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम भी उनमें से एक हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अरशद के पास भी ऐसा ही कुछ था जब वो 2018 की एशियन गेम या फिर 2012 के यूथ मेले में गया था पंजाब के, तो अरशद भी इसी तरह गांव गोट से निकल के आया था। लेकिन वो जैसे जैसे अरशद का जेवलिन हवा को चीरता हुआ निकला, अरशद भी तारीख के पन्नों को, मुश्किलात को चीरता हुआ निकला और गोल्ड मेडल ले आया। देखिए आसान भाई, होता ये है कि चढ़ते सूरज के सारे ही पुजारी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब उस खिलाड़ी को, उस एथलीट को किसी की जरूरत होती है तो उस जरूरत के वक्त जो है कोई सामने खड़ा नहीं होता। और जब जीत जाए या कुछ इस तरह के कारनामा सारा अंजाम दे तो सब उसका क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद देखें कि हर कोई जो है इस चीज का क्रेडिट ले रहा है। कोई कह रहा है कि हमारी दरियाफ्त है, कोई कह रहा है कि को हमने इतना सपोर्ट किया, कोई कह रहा है कि हम इसके साथ थे। तो ये देखिए, ये चीजें बाद में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अरशद नदीम के साथ क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हुआ। और असल में आप ये भी देखें कि जेवलिन थ्रो जो है, जैसे कल आप बात कर रहे थे, तो जेवलिन थ्रो में आप किसी बंदे को ये पता भी नहीं होगा जेवलिन थ्रो है क्या, जेवलिन थ्रो होती क्या है, खेल के बारे में नहीं पता। लेकिन एक पाकिस्तान बदी भाई आपकी आवाज कट रही है, कारनामा अंजाम दे देता है। अब आ रही है, कहिए बदी भाई। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक लड़के को जरूरत होती है तो उस वक्त अगर आप उसकी मदद नहीं करते, बाद में अगर आप करते हैं तो फायदा कुछ भी नहीं है। अभी मैं सुबह नरेश चोपड़ा की जो है ना वो चीजें इंडियन मीडिया में आई हुई थी, वो पढ़ रहा था। तो उसके बाद 3 से 4 लग्जरी गाड़ियां उसके घर में खड़ी हुई हैं। फिर उसको बताया गया कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए उसकी सालाना आमदनी है। वो उनका वहाँ का स्पोर्ट जो कल्चर है वो इतना जबरदस्त हुआ है। 3 से 4 के बेंगलोर हैं और एक ऐसा प्लेस जिसको न सिर्फ हुकूमत पर सपोर्ट करती है बल्कि स्पोर्ट वहाँ का जो स्पोर्ट इदारे हैं वो सपोर्ट करते हैं और बाकायदा उसके लिए एक फंड मखसूस किए हुए हैं।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप अरशद नदीम जैसे 3-4 और प्लेयर निकालना चाहते हैं तो आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट को किस तरह निकालेंगे, उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा, उसकी रहनुमाई करनी पड़ेगी, उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसको वो सहूलियात देनी पड़ेंगी जो दीगर ममालिक के लोग देते हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि एक मुल्क जो है वो तकरीबन 100 से ज्यादा मेडल जीत जाता है और उसको उस मुल्क में पता ही नहीं होता कि ये वो मेडल जीता है, और हम एक गोल्ड मेडल जीते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। और वाकई ये बहुत बड़ा कारनामा है, एक सिंगल एथलीट के लिए, जिससे पहले कोई भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सका। तो इस अरशद नदीम ने बताया कि कम अज कम अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप जो है उनकी रहनुमाई करेंगे, आप उनको सहूलियात देंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के एथलीट जो हैं वो चाहे वो ओलंपिक, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन मसला सारा यही है जान भाई कि सपोर्ट नहीं है। अभी हम 3-4 महीने ये सारा गुजरेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा, फिर अरशद नदीम को भी सब भूल जाएंगे, फिर हम किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होंगे कि वो इवेंट आए। अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, और आज सुबह जो सिंध के वजीर खेल है सरदार मोहम्मद खान बाशमेर, उन्होंने भी जो है वो 35 लाख का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, जब जीतते हैं ना आप तो हर कोई आपकी विदाई कर रहा होता है, तो मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। जितनी भी इस पर जो है वो रकम इसको दी जाए, जितने भी इसको इनाम दिए जाए वो कम है, क्योंकि एक क्रिकेटर को हम एक जो है वो ऐसा हीरो बना देते हैं कि जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन इस खेल में पाकिस्तान को नाम देने वाला और एक ऐसे जगह से उड़कर आने वाला, यानी कि मैं बताऊं, मैं जब खानेवाल गया और वहां से मैं मियां चुन्नू गया, शोएब जट मेरे साथ थे, तो वहां हमने अरशद नदीम का इंटरव्यू किया था जब वो कॉमनवेल्थ गेम में चांदी का मेडल जीता। जी, मैं भी, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वो देखने का सारा, और वो सारा बड़ा आपने सही जिक्र किया। शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और 101 चक का नाम है, यानी कि 101 चक का नाम जो है मेरे ख्याल में अरशद नदीम चक के नाम से हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जगह जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब सिंध वालों ने भी अकेडमी का ऐलान कर दिया, पंजाब ने अकेडमी का ऐलान कर दिया, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। और इस तरह जब आप करेंगे तो अरशद नदीम जैसे और भी 8-10 लोग आपके पास आएंगे। क्या कहेंगे साबिर, बड़ा शानदार इस्तकबाल। ठीक कहा बदी भाई ने तो खैर माशाल्लाह बहुत ही कवर कर रखा है, तो उनके घर तक जाके इंटरव्यू किया अरशद नदीम का। और मुझे आज एक बड़ी अहम चीज़ याद आ रही है, बड़े लोग बड़ी तनकीद करते हैं अरशद नदीम के अर्ली करियर में। जब अरशद नदीम नेशनल लेवल पर और छोटे जूनियर लेवल पर इनामात लेने के लिए या पोडियम पे खड़े होने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो मुझे याद है शोएब जट का एक बड़ा अहम इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में शोएब जट ने वो सारे मसाइल, उनका घर, वो किस तरह का जेवलिन वो तराशा हुआ, वहीं का लोकल बना जेवलिन थ्रो करते हैं, तो ये अब जाके लोगों को पता चल रहा है। तो जिस तरह की मेहनत अरशद नदीम कर रहे हैं, जिस तरह की मेहनत उनके साथ उनको प्रमोट या उनकी मुश्किलात बताने में जो चंद मीडिया के दोस्त या कोशिश कर रहे हैं सारे हजरात, तो मैं उन सबको भी प्रेज़ करता हूँ। और ऐसे ही तमाम खिलाड़ियों के लिए जिनको पाकिस्तान का टैलेंट समझा जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो पहले ज़रा अरशद नदीम के हवाले से फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे हम क्रिकेट पर भी। लेकिन चूँकि अरशद नदीम दिल इतना खुश है हमारा साबिर कि दिल भर ही नहीं रहा। जितनी बार मैं वो थ्रो देखता हूँ, कोई हज़ारों बार देख चुका हूँ मैं। सर बिल्कुल, देखें आपने बजा फरमाया, जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में आपने चीज़ें बताई या सरबदी भाई ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया और फिजिकली वहाँ पे गए भी हैं। देखें इस्तकबाल तो उनका ऑब्वियसली बनता था, तो देखें अब यही है वही बंदा है जो जब जा रहा था तो इसके साथ कोई भी नहीं था, जब ये वापस आया तो देखिए लाखों लोग इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। तो देखें आम तो लोग वहाँ पे थे ही, मगर हुकूमती शख्सियात वहाँ पे मौजूद थे। पंजाब गवर्नमेंट की आपने बात की, राना मशहूद की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको अप्रिशिएट किया, तो ये एक बड़ी देखें खुशहाइंद बात है। और देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं कहीं ना कहीं पे देखें हमेशा स्पोर्ट्स लवर भी रहे हैं और उन्होंने सपोर्ट भी किया है। उन्होंने अरशद नदीम इनफेक्ट खुद कहा भी है जब 2012-14 की जब वो बात कर रहे थे, तो देखें बड़ी इसमें बेतहाशा मेहनत है अरशद नदीम की, जिस लेवल पे वो आज पहुँचे हैं और उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया। देखें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ कि अपने बलबूते पे अकेला बंदा आपको गोल्ड मेडल लेके आ जाता है अपने मुल्क के लिए। देखें इस पर फ़ख्र की बात और कोई नहीं है। सबसे देखें जो एक सबसे ज़्यादा प्यारा जो लम्हा था ना, वो वही था कि जब
पाकिस्तान का कौमी तराना जब वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल जब उनको दिया जाता था, जब कौमी तराना जब बज रहा था, देखिए वो एक इमोशनल मोमेंट होता है। तो देखिए हर पाकिस्तानी का दिल ऑब्वियसली एक वो हम इमोशनल हो जाते हैं, तो बड़ा ही फ़ख्र का मुकाम था हमारे लिए। जिस तरीके से इस्तकबाल इनका बन रहा है, पैसों के निशावर उनके ऊपर हो रहा है, तो ये डिज़र्व करते हैं। 10-12 साल की मेहनत अपने बलबूते पे, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है अपने बलबूते, क्योंकि देखें जिस तरह की फैसिलिटीज़ बाकी इनके जो कंपेटिटर्स थे इनके साथ जो कम्पीट कर रहे थे, चाहे एशियन ओलंपिक्स हो, चाहे बाकी गेम्स हो, उसके अलावा जिस तरीके से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वो काबिल दीद है। उसके बावजूद उन्होंने देखें दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं किया। जब इनसे कुछ साल पहले कुछ गवर्नमेंट ने जब कहा कि जी आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उन्होंने वही कहा कि जी आप जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनकी देखें नौकरियां बहाल की जाएँ। तो उन्होंने बाकियों के लिए बात की। तो बड़े हम्बल किस्म के इंसान है। हमने पाकिस्तान में काफ़ी स्पोर्ट्स में देखा है, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे बाकी स्पोर्ट्स से कुछ वाबस्ता खिलाड़ी हों, तो जब शोहरत मिलती है थोड़े अरसे में, तो कहीं ना कहीं पे आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। मगर अगेन हमें सलाम पेश करूँगा अरशद नदीम को, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को देखें कंपोज किया, अपने आप को एक कूल एंड काम किस्म का इंसान है, वो हम्बल इंसान है। उनकी वालदा का देखिए अल्लाह पाक ये तभी कहते हैं जिसको अल्लाह पाक इज्जत देता है। ये मिसाल हमारे सामने, इतना हम्बल इंसान, वरना चाहे तो इसकी ये अपना इसमें एरोगेंट ईगो किस्म का इसमें आ सकता था, मगर नहीं। अभी करना क्या है पाकिस्तान की हुकूमत ने, खास करके जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, देखिए ये तो आपके पास एक अरशद नदीम है जिसको मीडिया ने भी उठाया है, क्योंकि इनकी अपनी मेहनत है। इस तरह के बेतहाशा स्पोर्ट्स के हमारे बंदे होंगे जो कि छोटे छोटे शहरों में, अपने नारोवाल को देख लें, मियाँ चन्नू की आपने बात की, खानेवाल से जिस तरह बदी भाई जिक्र कर रहे हैं, ये छोटे छोटे शहर हैं। जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस की बात, शोएब अख्तर की बात करते हैं, बूरेवाला से वकार यूनुस की बात करते हैं, लारकाना एक्सप्रेस शाहनवाज दहानी की बात करते हैं। तो सर इस तरह पाकिस्तान में छोटे छोटे बेतहाशा शहर हैं जहाँ पे आपको टैलेंट मिलेगा। सिर्फ ज्वेलियन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हॉकी की बात नहीं कर रहे, 34-35 हमारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो कुछ ज़माना था, हम 20-25 साल से पहले चले जाएँ तो हमारे जो है वो काफ़ी एथलीट्स जाते थे, हर शोबे में जाते थे। कहीं ना कहीं पे हमारी लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी अभी हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि हमारी जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से बहाल तो आप करना है, मगर कहीं ना कहीं पे आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो 25-30 साल गुजर चुके, तो हमारे पास सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स की क्यों नहीं अभी तक बन सके। देखें, और एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा अरसलान साहब, कि देखिए जितने भी हमारे सुपर हीरोज़ रह चुके हैं, चाहे हॉकी में हो, चाहे स्नूकर में हो, चाहे जानशेर खान के आपने जिस तरह जिक्र किया था पिछले हफ्ते, अरशद नदीम जैसे हमारे पास जितने भी ओलंपियंस हैं, तो उनको देखें सेलिब्रिटी बनाएं, उनको मीडिया पे लेके आएँ। 2000 देख लें 15-20-25 सालों से हमारे पास कोई एक सेलिब्रिटी प्रॉपर तरीके से, हम मीडिया का फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, इनको लेके जाएँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएँ, इनको स्पोर्ट्स शोज़ में बनाए, स्पोर्ट्स फेडरेशन में लेके जाएँ, इनके ऊपर आप प्रॉपर, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाई जाए, और इनकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनके ऊपर देखें इनसे सर्विसेज ली जाएँ, ताकि हमारे आने वाले वक्त में, हमारी आने वाली जनरेशन है, ये हम सिर्फ देखें ना, एक गोल्ड मेडल को लेके हम आगे आने वाले जो 30 साल है इसको एक को नहीं लेके फिरना। हमारे पास ऐसे मजीद मैं कहता हूँ 40-50 गोल्ड मेडल और आने चाहिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में नहीं, बाकी भी स्पोर्ट्स में। तो यार एक चीज इसमें ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं, बदी भाई, हमारे पास एक बड़ी शानदार फीमेल जेवलिन थ्रोअर है फातिमा हुसैन जी। मैंने उनका इंटरव्यू किया, बड़ी मुझे खुशी हुई, उनके रिकॉर्ड्स देखे, उनकी जेवलिन देखी साबिर मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने देखा यार वो एक आला किस्म की जेवलिन थ्रोअर है। अरशद नदीम उन्हें बहुत सपोर्ट करते रहे, वो खुद कहती हैं, वापदा के लिए वो भी खेलती हैं, अरशद नदीम भी खेलते हैं। अरशद उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, और अरशद बिल्कुल भाइयों की तरह हर किसी को करते हैं। अरशद की चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो अरशद नदीम जब ऐसे प्लेयर को सपोर्ट कर रहा हो और फिर आपके सारे स्पोर्ट्स की बॉडीज़ खामोश बैठी हों, तो ये खुद में बहुत बड़ा जुर्म है। बदी भाई, फातिमा हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। फातिमा बड़ी शानदार जेवलिन थ्रोअर है और हमारी नेशनल चैम्पियन है 5 टाइम, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं है, हमें कोई तवज्जो नहीं देते उस पर। वही असम में हम थोड़े पहले क्या बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो शूटिंग के दूसरे लड़के लड़कियां हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बहुत टैलेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त कोई नहीं पूछता जब तक वो कुछ नहीं जीतते। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि फातिमा हो गई, उसके अलावा कराची की एक एथलीट है, उसके अलावा लाहौर में मैंने एथलीट देखी थी, वो जबरदस्त है, शजर अब्बास है, मोहित बलोच है, इतने ज़बरदस्त एथलीट हैं, लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती। असल में अगर तवज्जो दी जाए तो ये प्लेयर जो हैं आपको बहुत सारी एक जो
चाहे वो साउथ एशियन हो, एशियन गेम्स हो, चाहे वो अपना ओलंपिक गेम हो, इसमें मेडल जितवा सकते हैं। लेकिन वो यही है कि ये जब तक आप जो है वो कोई कारनामा अंजाम नहीं देते, उससे पहले कोई पूछता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी ख्याल रखना पड़ेगा, कम से कम हुकूमत को ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी फेडरेशन एसोसिएशन जितनी भी है इनको इस पर नजर रखनी होगी खिलाड़ियों को। अगर आपने आगे जाकर इन खेलों में मेडल जीतने हैं तो बहुत सारे मेडल तो लोग बदी भाई ये बताएं रोल क्या है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बॉडीज का? आप तो कब से कवर कर रहे हैं, बेहतर जानते हैं। ये ओलंपिक एसोसिएशन चले, इसी का रोल 20 साल एक बंदा बैठा रहा, क्या किया उसने? और मैं तो खैर अकरम जनरल साई साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने सपोर्ट किया था अरशद को। ये तो आरिफ हसन साहब थे जिनकी उनके साथ लगती थी, तो उन्होंने अरशद को दबाने की कोशिश की। फिर आपको पता है एथलेटिक फेडरेशन बैन कर दी डोपिंग के चक्कर में, लेकिन साई साहब ने सपोर्ट किया। अरशद खुद भी कहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका भी हाथ है, तो सपोर्ट किया, लेकिन उस तरह सपोर्ट नहीं किया जैसे नीरज चोपड़ा का आप जिक्र कर रहे हैं। उनका घर देखें, आप हैरान हो जाएंगे। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ असलम भाई, मसला सारा ये है कि जनरल अकरम साई ने हमेशा से एथलीट की जो वो कदर की है, उनको हमेशा कोशिश ये की है कि यार ग्रास रूट लेवल में लड़के ऊपर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन चीज़ों के लिए आपको फंड चाहिए होते हैं, इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। जब आपके पास फंड नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे जो है खिलाड़ियों की मामलत करेंगे? तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा अरशद नदीम जो है वो अभी जैसे साबिर भाई बात कर रहे थे, देखिए अरशद नदीम ने अपने बलबूते पे सारा ये काम किया है। एक मौका अब हम वो बार बार कहता है, वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब वो जीत चुका है और सब लोग उसकी बेदराई भी कर रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी था कि वो जो टूटे हुए जेवलिन थ्रो से जेवलिन फेंक रहा था। तो यही चीजें होती हैं। अगर अब अभी से अगर आप इन लोगों को नजरअंदाज ना करें, और जो आरिफ हसन से आपने बात की, आरिफ हसन की 19-20 साल एक बंदा ओलंपिक्स का सदर रहता है और उसके बावजूद ओलंपिक्स में कोई काम नहीं होता, या वो खिलाड़ी ऊपर नहीं आते, या कोई मेडल हम नहीं जीत सकते, तो ये हमारी लम्हा फिक्री है। 20 साल में फिर आपने क्या कुछ किया? सिर्फ और सिर्फ आपको ओहदा मिलता रहा और मनपसंद लोग जो आपकी इधर उधर घूम रहे थे उन्हीं से आप वोट दिलवाते थे और फिर दोबारा सदर जो है बन जाते थे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक टेनोर होना चाहिए, उस टेनोर में बोले कि ये सदर है, ये इतने अरसे तक रहेगा, उसकी कारकर्दगी को देखना चाहिए, उसकी कारकर्दगी पर फैसले होने चाहिए। यहाँ तो वही होता है ना कि कारकर्दगी के जीरो है और बने हुए वो हीरो हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो फिर स्पोर्ट का यही हाल होना है। एक क्रिकेट को आप छोड़ें, बाबर आजम जो है अब उसके पीछे लगे रहे, अपना मोहम्मद रिजवान के पीछे लगे रहे, बहुत बड़े हीरो है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, T20 क्रिकेट हो गई, एक ऊपर आ गई। तो इन खेलों के अलावा भी आप आए ना, 28 से 32 और गेम दिए बॉस, इन खेलों पर भी आप तवज्जो दें। सिर्फ एक क्रिकेट पे कब तक आप अटके रहेंगे? और उसी पे मैं भी बात करता हूँ, उस पर आप भी बात करते हैं। ये तो ये जीत गया, मैं और आप बात कर रहे हैं अरशद नदीम की। अगर खुदा न खासा अरशद नदीम कुछ ना लेता, ना आप कुछ बात कर रहे होते, ना मैं बात कर रहा होता। सही बात। हम सिर्फ आज भी जो है क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं जी कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को टीम में होना चाहिए, नहीं जो है, ये हमारी बातें। तो तवज्जो की जरूरत है बस। अच्छा, हम लोग बहुत ज़्यादा साबिर खेलों का जिक्र करते हैं, तो हॉकी थोड़ी सी इस पे करते हैं, फिर आता हूँ मैं क्रिकेट पे। हमारा प्राइड हॉकी है। अब हॉकी हमारी नेशनल गेम है, इस बार भी, इससे पिछले भी, उससे पिछले भी। ओलंपिक से हम बाहर हैं, हमारे ओलंपियंस अब ख़त्म हो गए। अब तो किसी खिलाड़ी के साथ ओलंपियन नहीं लगता, और शायद सीनियर ओलंपियन बड़ा फ़ख्र करते थे, बल्कि करते हैं। मैं तो सबके साथ रहता हूँ कांटेक्ट में कि जी ओलंपियन होना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अब ओलंपियन होना फ़ख्र की बात है, तो ये वही हॉकी है जिसकी अपनी फेडरेशन है। मरून मिन्नत है हुकूमत के फ़ंड की, लेकिन उसके बावजूद आप देखें क्या हाल कर दिया हॉकी का। कोई बच्चा, मुझे तो हॉकी उठाता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन हम खुद जब छोटे थे, बहुत सालों सदियों पुरानी बात नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हॉकी का बड़ा बूम था। देखते ही देखते 20 सालों में हॉकी ख़त्म हो गई, नापैद हो गई। बल्कि देखिए असलान साहब, इसमें दो चीज़ें। एक तो आपका अपनी हॉकी फेडरेशन के काफ़ी जो मैं कहता हूँ कि उनकी अपनी काफ़ी कोताहियाँ हैं। और देखें ओलंपियंस जो हमारे पाकिस्तान के रह चुके हैं, उनकी देखें पाकिस्तान के लिए उन्होंने डिफरेंट
जगहों पे जाके परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का झंडा हमेशा उन्होंने गाड़ा है, रोशन भी किया नाम पाकिस्तान को। देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पे फोकस करना चाहिए था ये देखिए। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से कमर्शलाइज किया गया क्रिकेट को 15-20 सालों से, जो भी मीडिया को आप खास करके देख लें तो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा था। अगर आप अपने ज़माने की, हमारे ज़माने की बात करते हैं तो 1994, 96, 98, 2000 तक आप देख लें तो टीवी के अलावा रेडियो पे भी हॉकी के मैचेस नशर किए जाते थे, उसकी प्रॉपर कमेंट्री होती थी, प्रॉपर टाइम होता था, पीटीवी पे हम देखते थे उस वक्त। तो हमें उस वक्त मैं कहता हूँ नाम भी हमें अभी भी मैं कहता हूँ कि हमें भी अभी 8-10 नाम हम ले सकते हैं हमारे जो ओलंपियंस हैं, मगर जो हमारी आजकल की जनरेशन है 2018, 20, 22 के बाद देख लें तो उनको देखिए इन चीज़ों का नहीं पता। आप हॉकी के अलावा बाकी भी स्पोर्ट्स से आप जांचेर खान, जहांगीर खान की बात करें, एहसामुल हक की देखें, बात करें, एहसामुल हक हमारा नंबर 1 प्लेयर है, मगर कहीं ना कहीं उनका जिक्र नहीं होता। तो हमारा मीडिया का भी रोल बनता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदारा एक मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स पे फोकस ना करें। ये हम क्या करते हैं कि हम अपने जो आने वाले बच्चे हैं, जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, क्योंकि देखें आपकी हम जो वाहिद मुल्क हैं कि हमारी जो यूथ की जो परसेंटेज पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पे आपको जितनी भी हमारी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, खास करके जो हमारे ओलंपियंस हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हर इसमें कहता हूँ कि खेल के हवाले से, तो उनको आप आगे लेके उनको प्रमोट करें, उनको सेलिब्रेट प्रॉपर तरीके से पेश करें, ताकि बच्चों में एक और भी है ना। देखें माइंड पीस सर धीरज चोपड़ा की जो अभी रिपोर्ट शाया हुई है, मुझे तो बहुत पहले से पता था, मैं काफी अरसे से बता रहा हूँ कि 1,70,00,000 इंडियन रुपीस उस पर लगता है जी। 30 लाख के करीब उसकी माहाना आमदनी है सैलरीज की मद में, जो कि उसका जूनियर कमीशन ऑफिसर है वो फौज। फिर उसके पास जो गाड़ियों की मालियत है वो देखें, उसके बंगले, उसकी जायदाद 37 करोड़ के करीब उसकी मालियत है उसके पास। तो वो मेंटली कितना सुकून में और रिलैक्स होगा। चीज़ पे आ रहा था ना कि आप देखें जितने भी हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, हर शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, आप स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि उनको अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप खुदा न खास्ता हम देख लें कि पेंशन के हवाले से कितने सारे इश्यूज़ हमारे स्पोर्ट्स के लेजेंड्स हैं वो देखें शिकायतें कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखें हर इदारे का अपना रोल बनता है कि जो हमारे एक्स खिलाड़ी हैं उनको, साबिका खिलाड़ियों को आपको देखें तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि देखें हर बंदे को घर चलाने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे ये स्पोर्ट्स फेडरेशन के इदारे हैं तो उनको फाइनेंशियल तरीके से जो हमारे साबिका खिलाड़ी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि जो आने वाले हमारे प्लेयर्स हैं उनमें देखें शौक पैदा होगा। अभी रिसेंटली हम हॉकी की बात करें तो देखें अगेन इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अगेन मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हॉकी को थोड़ा सा वो आगे इस पर्टिकुलर साल में 2023-24 में उन्होंने सपोर्ट किया। देखें वरना तो देख काफ़ी ज़्यादा हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं वो डिफरेंट ममालिक में जाके लीग्स खेल रहे हैं अपने घर चलाने के लिए। अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ तो काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि हमारा मुल्क छोड़ के जा चुके हैं 15-20 साल पहले भी, और अभी भी कुछ जो करंट क्रिकेटर्स हैं 2023-24 के भी, वो भी छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी। वो भी जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी जाना चाहते हैं। अच्छा बदी भाई याद आ गया, हॉकी पे थोड़ी सी बात करने, फिर मैं जरा नून दस्तगीर पर भी करता हूँ। हॉकी बदी भाई क्या हाल करके रख दिया हमने हॉकी का। लेजेंडरी प्लेयर्स थे, लास्ट लेजेंड हमारा जो मुझे याद है वो सुहेल अब्बास है। उसके बाद तो किसी का नाम ऐसे गूंजा ही नहीं ना, सुहेल अब्बास। और वो भी जिस वजह से किनारा कश हुए, मैं बता देता हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सुहेल की भी सैलरीज रोकी गई, उसको भी पैसे नहीं दिए गए, वो बेचारा बाहर गया अपने फैमिली के लिए। जाहिर है इतना बड़ा स्टार, सुपरस्टार, हिस्ट्री ऑफ हॉकी का सुपरस्टार, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लेयर, जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ हॉकी का, तो उसको भी हमने किस तरह से गुमनाम कर दिया है बदी भाई। यही तो मसला है कि हम हीरो की कदर कब करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो दूसरे खेलों के खिलाड़ी हो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अरशद नदीम भी अभी मेडल जीत के आए ना, इसको 2-4 महीने आप देखें और लोग जो हैं वो उसको याद रखे रहेंगे। फिर उसके बाद वो खुदा न खासा अल्लाह ना करे किसी इवेंट में वो कुछ नहीं करता ना, तो फिर देखिए किसी से लोग भूल जाते हैं। ये चढ़ते सूरज के पुजारी में इसलिए कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा ही है कि हम किसी को पूछते नहीं है। हॉकी आपको याद होगा एक दौर ऐसा होता था कि हम तो ये पूछते थे पाकिस्तान कितने गोल से जीता, हमने कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तान हारा या नहीं हारा। हम बोलते यार पाकिस्तान आज कितने गोल से जीता। तो ये वो चीजें अब खत्म हो गई है। 1984 में आखिरी मेडल जीतते हैं आप, गोल्ड मेडल, और उसके बाद जो है वो आज दिन तक हॉकी में कुछ भी नहीं है। फिर हॉकी को खराब करने वाले, मैं सब जो भी सुन रहे मैं बताऊं कि हॉकी को खराब करने वाले ये सारे ओलंपियन ही है भाई। हर कोई जो है वो हॉकी फेडरेशन में आकर सिर्फ कुर्सी पर बैठना चाहता है, उसको सीट चाहिए, उसको जो है ओहदा चाहिए। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के लिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए तो नहीं। आपने अगर हॉकी की खिदमत करनी है
बेलोज जो है खिदमत करें ताकि हॉकी के खिलाड़ी आपके आगे हैं। आप तो आपके कितने आप तो हॉकी को आप अभी ये इवेंट हुआ है पिछला, कुछ हमें नजर आया कि हमारी हॉकी में टैलेंट है, लड़के टैलेंटेड हैं, उन्होंने परफॉर्म करके लिया है, लेकिन मसला तो सारा ये है कि इनको सपोर्ट कौन करेगा। एक इवेंट में आपने सपोर्ट कर दिया, लेकिन अगले आप इवेंट आएंगे तो इसमें कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, इसमें भी क्या हुआ बदी भाई, 2 फेडरेशन बन गई, एक उधर सिंध में मोहतरमा शैलर साहिबा और इधर तारिक बुख्ती मसूरी साहब, और लड़ते रहे आपस में, और बच्चे बेचारे लड़के, बल्कि बच्चे क्या लड़के हमारे परेशान रहे। मैं खुद गया कैंप में, दोनों कैंप्स में बात हुई, दोनों लड़के डरे हुए और हमसे पूछ रहे हैं यार हमें कहाँ जाना चाहिए। अजीब आप सिचुएशन देखें। ये तो राना मसूद साहब ने आखिरी टाइम पर इकट्ठा किया और उन्हें भेज दिया, और एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस लड़कों ने कर ली। उसमें भी तारिक बुख्ती साहब उनके साथ चिपक के चले गए और राना मुजाहिद साहब चिपक के चले गए। जफर जमाली साहब के दौर में भी काफी देखे, वो भी काफी, वो तो खुद हॉकी प्लेयर थे ना सर। जी। वो तो खुद हॉकी प्लेयर थे, उन्होंने काफी काम किया था। जी बदी भाई। अब मैं वही आपसे ये कह रहा हूँ ना कि एक कैंप लगा हुआ था कराची में, एक कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद में, तो अब खिलाड़ी वाकई आप जो है ना 30-32 खिलाड़ी यहाँ थे, 30-32 खिलाड़ी वहाँ थे। अब खिलाड़ी खुद परेशान थे कि यार हम इधर प्रैक्टिस करें उधर प्रैक्टिस करें, कौन सी जो है वो फेडरेशन सही है कौन सी सही नहीं है। तो एक उनके दिमाग में, और किस ऐसी सिचुएशन में एंड में जाकर 2-4 दिन पहले मामला। अच्छा बदी भाई, अभी हम जिक्र कर ही रहे थे फातिमा हुसैन का, मैंने बताया था कि पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन है जेवलिन की, एक्सीलेंट खिलाड़ी हैं, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है, और यही वक्त है कि फातिमा जैसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करें और एक और अरशद नदीम बनाएं। दुनिया भर में आपके लिए मेडल ले आएगी। लड़की बहुत शानदार, मैंने इन्हें खेलते देखा है, मैंने इनके जेवलिन थ्रो देखी है, हमें ज्वाइन किया फातिमा ने। बड़ी शुक्रिया अदा करूँगा फातिमा, थैंक यू, बड़े शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें ज्वाइन किया। चूँकि आप ही की बात हो रही थी फातिमा, अरशद नदीम के बाद एक अच्छा बड़ा नाम पाकिस्तान में आप हैं, और हम सबकी ख्वाहिश है कि जिस तरह अरशद नदीम को सपोर्ट मिल रही है अब, और आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम में 2017 में, उसके बाद नेशनल्स में आपकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। क्या वजह रही फातिमा कि ओलंपिक्स की तरफ या कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर देखते हैं हम, क्यों इस तरह देखते हैं कि बड़ा कम सपोर्ट रहती है? जी थैंक यू मुझे लाइन पे लेने के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि नेशनल लेवल पे मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इंटरनेशनल मुझे एक्सपोजर इतना ज़्यादा मिला नहीं था कि मैं बाहर जाके जो परफॉर्मेंस है अपनी मजीद अच्छे लोगों में खेल के तो बेहतर कर सकूं। तो अभी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अभी जो नेक्स्ट हमारे कंपटीशन आ रहे हैं, साउथ एशियन चैंपियनशिप है और उसके बाद पाकिस्तान में सैर गेम्स हैं, उनमें मैं अच्छा परफॉर्म करूं और जो है अरशद नदीम के नक्शे कदम पे चलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। आप पहले भी फातिमा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मैंने आपकी गेम देखी, आप एक बार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी जब आप नेशनल चैंपियन बनी। फातिमा कितना मुश्किल होता है नेशनल चैंपियन बनना, पहले तो ये समझाएं। लोग समझते हैं बड़ा आसान बात है, नेशनल चैंपियनशिप हुई, 34 नेशनल गेम्स हुए, आप नेशनल चैंपियन और एक बार नहीं मुतादिद बार बनी, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जी मैंने अपने स्कूल लाइफ से ये शुरू किया था जेवलिन, तो ये ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छा करते जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप आए 2 महीने या 6 महीने आपने मेहनत की और आप नेशनल चैंपियन बन गए। आपको प्रॉपर इसमें अपनी लाइफ ही देनी पड़ती है, कहने के स्पोर्ट को अपनी पूरी लाइफ आप देंगे तो फिर आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ईजी गेम नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम और मेहनत भी और आपकी डेडिकेशन की नीड होती है, और अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम इंशाल्लाह और भी अच्छा कर सकते हैं। फातिमा ये बताएं, फंड्स की कमी कितना मुश्किल बना देती है किसी भी एथलीट के लिए? अरशद के लिए कितना मुश्किल बना हम सब जानते हैं। आपने तो, अरशद ने तो आपके साथ बड़े भाइयों की तरह सपोर्ट भी करते हैं और आप लोग साथ गेम्स भी करते हैं, तो ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है फंड्स का ना होना एक एथलीट के लिए, और आपके लिए कितना मुश्किल बन रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो आपको पता है हमारे जो जेवलिन है वो बहुत कॉस्टली होते हैं, जो हमारे जेवलिन के स्पाइक्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इसके अलावा फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें जो है वो बहुत कॉस्टली होती हैं। हम लोग मतलब ढूंढते हैं कि लोग हमें स्पॉन्सर करें ताकि जो हमारी अपनी जो सैलरी है उसमें तो हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते, तो कोशिश यही करते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, लेकिन अभी तो हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिली। इंशाल्लाह अरशद भाई के बाद उम्मीद है कि जो एथलीट्स हैं उनको भी लोग क्रिकेट की तरह ही स्पॉन्सर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी पाकिस्तान। अरशद नदीम को आपने मुबारकबाद दी फातिमा? जी मेरी उनसे मुसलसल बात होती रही है, पहले भी इवेंट से पहले भी, और माशाल्लाह उनका मोराल बहुत ही अच्छा था और उन्होंने जैसा उनका मोराल था वैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया। फातिमा ये बताएं कि अरशद नदीम की इस रिकॉर्ड के बाद कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान में जेवलिन, कम से कम जेवलिन के खेल में थोड़ी सी तवज्जो आएगी?
बिल्कुल, और आनी भी चाहिए। अगर अभी तवज्जो नहीं आनी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अरशद नदीम का जो अचीवमेंट है ये ज़ाया जाएगा, और हमें इसको ज़ाया नहीं जाने देना। और इसको लेके हमें आगे भी जो मजीद प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ताकि हम एक नहीं बल्कि ज़्यादा अरशद नदीम पैदा कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ फातिमा कुछ कहना चाहें सुनने वालों से, देखने वालों से, हुकूमत से कुछ अपील? हम तो कर ही रहे हैं, आपका जिक्र मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट से किया था, चूँकि मुझे पता है कि माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, शानदार एथलीट हैं आप, पाकिस्तान की टॉपेस्ट एथलीट हैं, तो कुछ अगर कहना चाहें। जी, हुकूमत से तो और अदारों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जैसे भी एथलीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये गुमनाम हीरोज़ ही हैं जिनको बिल्कुल एप्रिसिएशन नहीं मिलती, ना इनको एक्सपोजर मिलता है, तो इनकी तरफ भी अब तवज्जो करें। मेरा ख्याल से यही राइट टाइम है कि इनको हम लोग इनकी टेक केयर करें और इनको पैम्पर करें, ताकि जो है ये अच्छा परफॉर्म कर सके। और जब हम बाहर जाते हैं तो किसी किस्म की हमें वो जो है कमतरी ना महसूस हो बाकी लोगों को देख के कि यार हमारे पास वो फैसिलिटीज या उतनी सपोर्ट नहीं है जितनी बाकी लोगों के पास है। तो ये हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। आई होप कि इसके बाद वो अच्छा इसको मतलब अच्छे तरीके से टेक केयर करें। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया शॉर्ट नोटिस पे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की नेशनल स्टार, हमारी नेशनल चैम्पियन फातिमा, जेवलिन थ्रोअर, बड़ी शानदार, और बता रही थी अपने मसाइल के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में, और मेडल्स की कमी या जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वहाँ कहाँ जाके रुकते हैं, वो फंड्स की कमी है। ब्रेक लूँगा, बदी भाई साथ हैं, साबिर साथ हैं, फातिमा ने जो कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। साबिर, आपने सुना फातिमा पाकिस्तान की टॉप जेवलिन थ्रोअर, नेशनल चैम्पियन 5 टाइम्स, और कई लातादाद रिकॉर्ड्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, एशियन गेम्स के लिए तैयारियाँ और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन मसला और वो 4-5 पॉइंटर्स जिस पर वो बात करके गई वो आपने सुने। मैं आपको ही करता हुआ अप्रिशिएट कि आप इस तरह के स्पोर्ट्स को आगे मोटिवेट करते हैं और हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनको आगे लेके आते हैं अपने चैनल के तवसल से। फातिमा जो है देखें, फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा एक पॉजिटिव साइन है हमारे मुआशरे में। जिस तरीके से मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, अगेन मैं हेड्स ऑफ टू दाद देना चाहूँगा फातिमा को कि जिस तरीके से वो इस स्पोर्ट्स को लेकर चल रही हैं और पाकिस्तान का देखें नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए, इसमें एक और तक एक्सपोजर की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो देखिए हमारी जो फेडरेशन है उसको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से देखें, आप जब तक एक्सपोजर नहीं देंगे ताकि एक्सपीरियंस नहीं मिलता। आप जब एक्सपोजर मिलता है तो आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ अपना ड्रेसिंग रूम तो ऑब्वियसली शेयर कर, जिस तरह क्रिकेटर्स शेयर करते हैं, डिफरेंट लीग्स जाके खेलते हैं, तो सिर्फ खेलने के अलावा आपको बाकी चीज़ें बड़ी ही सीखने को मिलती हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर काम होना चाहिए, फैसिलिटीज़ के वाले से प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने काफ़ी बातें की, मगर अगेन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी मैं प्रॉपर तरीके से तैयारी करी। अरशद नदीम का उन्होंने कल भी जिक्र किया था, कल भी मैं एक शो में था वहाँ पे वो आई हुई थी, तो कल भी उन्होंने इसी चीज़ का इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रही थी कि अरशद नदीम ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो देखें ये एक हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मुआशरे में पिछले 15-20-25 सालों से सिर्फ 1-2 स्पोर्ट्स को ही प्रमोट किया जा रहा है, उसके बावजूद मैं तो हेड्स ऑफ सलाम पेश करना चाहूँगा इस बच्ची फातिमा को कि जिसने इस स्पोर्ट्स को सिलेक्ट किया। अब देखें उसी स्पोर्ट्स के अभी पूरी दुनिया में नाम हमारा पाकिस्तान का लिया जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें गोल्ड मेडल लिया, वरना तो किसी को भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स होती क्या है। मगर अगेन मैं जितने भी तारीफ़ करना चाहूँ फातिमा की भी, अरशद नदीम के साथ वो कम है, क्योंकि देखें अरशद नदीम जो है उनकी 12-15 साल की मेहनत है, एक छोटे से गाँव के हवाले से उन्होंने जिस तरीके से एफर्ट की, और जिस तरह फातिमा ने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया, देखिए उसमें काबिल दीद है। वो एक खातून होके इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेके चल रही हैं और उनकी जितनी एफर्ट्स हैं। तो आपने जिस तरह जिक्र किया ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे कि 67 मीटर्स की उनकी थ्रो है, तो आपने जिस तरह भारत की मिसाल दी कि 57-59 समथिंग है, देखें तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि हमारी पाकिस्तान की जो खातून लड़की हैं उनकी जो हाईएस्ट थ्रो है वो 67 मीटर्स है। तो ये सर काबिल दीद है, और जितना माशाल्लाह से उनकी एफर्ट्स जिस आपने तो पर्सनली चीज़ों को देखा भी है, उनके साथ इंटरेक्शन में भी रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फातिमा भी मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी इंशाल्लाह। बदी भाई बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। देखें वही मसला है ना कि टैलेंट की कमी कोई नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ उससे कमी है फंड्स की। अभी इन्होंने भी यही कहा कि अरशद नदीम अगर जीता है और उसके बाद उनको भी उम्मीद हो चली है कि शायद उनके लिए भी अच्छा हो, और वो जो है साउथ एशियन हो, एशियन गेम्स हो। लेकिन पहला स्टेप तो ये होता है, आप नेशनल चैंपियन तो हैं, नेशनल चैंपियन के बाद फिर आप एशियन पे जाते हैं, साउथ एशियन पे जाते हैं, फिर आपको जो ओलंपिक्स के लिए
क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर इनको सहूलत दी गई, फंड दिए गए, और जिस तरीके का वो जिक्र कर रही है कि खेल कैसा है, और एक लड़की का इस तरह के खेल को सेलेक्ट करना, ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम है। देखें, जेवलिन थ्रो को हमें तो नजर आता है कि उसने जेवलिन लिया, भाग के आया, उसने फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें खाली जोर नहीं लगता, इसमें टेक्निक भी होती है, इसमें पॉइंट भी देखना पड़ता है, इसको आपने कहाँ आपका आउट है वो आपने देखना पड़ता है। सर इसके जूते बड़े स्पेशल होते हैं, जेवलिन अलग बहुत महंगा 8-8.5 लाख रुपए का जेवलिन है, और दूसरा जो इंटरनेशनली जेवलिन यूज हो रहे हैं, फिर हवा का तनासुब देखना पड़ता है, फिर हवा के तनासुब के साथ आपको अपनी बॉडी, उसकी मूवमेंट, पाँव, फुटवर्क, हाथ, हाँ जी हैंडवर्क, उसकी ग्रिप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरशद खुद भी बताते रहते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, और एक लड़की का जिस तरीके से आपने जिक्र किया फातिमा, मैं एक बार इससे जो है वो हो सकता है मेरी बात इससे ना हुई, लेकिन मेरी इससे मुलाकात हो चुकी है जब जिना स्पोर्ट में इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले हो रहे थे, वहाँ पर जो जेवलिन थ्रो के जो इवेंट हो रहे थे, वहाँ हम इससे मुलाकात हुई थी। तो कहने का मकसद सारा यही है कि लड़कियां भी हैं, उनमें टैलेंट है, लड़के भी हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन एक दो को आप सपोर्ट नहीं करें। आपने सपोर्ट करना है तो पूरी जो है खेल को सपोर्ट करें। अगर आपने एथलीट को सपोर्ट करना है तो पूरे एथलीट को सपोर्ट करें। अगर आपने जेवलिन थ्रो की 10 खिलाड़ी हैं तो 10 को सपोर्ट करें। 10 में से कोई एक दो तो ऐसे होंगे जो उन आगे निकलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अर्शद नदीम भी तो निकला ही है ना। तो यही बात है कि अब ये ना हो कि अर्शद नदीम जीत गए और हम उसकी सारी इस मेहनत को भूल जाएं। बदी भाई एक बात बताएं, कैसे ठीक होगा? फेडरेशन की बात करूं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की बात करूं, मैं एथलेटिक फेडरेशन की 34 फेडरेशन है यार हमारी, 34 में से 7 खिलाड़ी गए, वो भी 4 खेलों के, 7 के 7 खेलों के नहीं, 4 खेलों के, और उसमें भी फायका भी जैसे गई, वो आपको भी पता है, वो बेचारी कहती रह गई मुझे भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने दो, उसको वहाँ नहीं जाने देते थे, वहाँ रोक थी, स्विमिंग के लिए रोक थी, मसाइल उसके इतने। अब वो अभी नू दस्तगीर ने बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, आपने देखा। वैसे तो खैर वो बेचारा बहुत पहले हमारे शो में भी कह गया था, जब उसको नेशनल गेम का हिस्सा ही नहीं बनने दिया था, 34 नेशनल गेम का, वो तो कह रहा है मुझे तो बहुत तंग किया है। यही तो है ना, आप एक फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन अगर आप देखें तो एक एक खेल की 4-4 फेडरेशन काम कर रही हैं और 4-4 एसोसिएशन बनी हुई हैं। तो फंड दें तो किसको दें? असली कौन सी है, नकली कौन सी है, कौन जो है इस खेल को प्रमोट कर रहा है और कौन जो है सिर्फ इस खेल के साथ खेल रहा है। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, हुकूमत को इस तरह के जो बिल्कुल जो आपको फैसले करने होंगे बिल्कुल मेरिट पे करने होंगे कि स्पोर्ट बोर्ड में भी ऐसे बंदे हों कि जो खेल को समझते हों, फिर ओलंपिक्स में ऐसे लोग हों कि जो खेल की नौयत को जानते हो, जिनको पता हो कि पूरी। अभी मैं ओलंपिक्स में या फेडरेशन में ऐसे लोग भी होंगे, आप उनसे बुला के पूछें कि आप पूरी दुनिया, ये जो ओलंपिक गेम हुए इसमें कितने ममालिक आए थे, कितने ममालिक के एथलीट थे, कितने मेडल थे, किसी को नहीं पता होगा। असल में पता इसमें ये चीज़ें जांच बहुत ज़रूरी होती है कि भाई आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना है। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ओहदों के लिए आ जाते हैं, अपने ओहदे पर बैठे होते हैं और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं, फिर चले जाते हैं, नाम उनका हो जाता है, सदर थे वो और सेक्रेटरी थे होके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। तो अब हुकूमत पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अगर शाबाश दी है, खुद उनको जो है सपोर्ट किया है, खुद उनको कहा है कि भाई आप हमारे हीरो, तो फिर आपको अगर और हीरो निकालने हैं हुकूमत को, तो फिर आपको फेडरेशन में, एसोसिएशन में, स्पोर्ट बोर्ड में ऐसे लोगों को लेकर आना होगा कि जो खेलों की समझ रखते हो, समझ बूझ रखते हो। ये ना हो कि कोई किसी इदारे का बंदा जिसको खेल के बारे में पता नहीं है और वो सदर बना हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वो बंदा खेल को ज़्यादा समझता है। अब जैसे हम क्रिकेट बोर्ड पे, फिर हम क्रिकेट पे आ जाते हैं कि क्रिकेट में जिस तरीके से होता है ना कि जो क्रिकेट को नहीं समझता वो क्रिकेट का सरबराह बन जाता है या क्रिकेट को देख रहा होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खेल को वही बंदा आगे चला सकता है जो खेलों से मुताल्लिक सही जानता हो, जो फातिमा को भी जानता हो, जो शजर अब्बास को भी जानता हो, जो है वो फायका को भी जानते हो, जो जितने भी एथलीट हैं उनको जानते हो कि ये कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है जो एथलीट है, जो मुल्क की सतह पर परफॉर्म कर रहा है। इसको हमने एशियन में भेजना है, साउथ एशियन में भेजना है और फिर इनको क्वालिफाई कराना है। ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सही, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड ही नहीं खेल पाते बेचारे, क्वालिफाइंग राउंड के लिए उन्हें बाहर ही नहीं भेजा जाता। क्वालिफाइंग राउंड का तरीकाकार थोड़ा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हम कहते हैं यार हमारे लोग क्यों वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप जो भी फेडरेशन हो, जो भी एसोसिएशन हो किसी भी खेल की, उसे अपनी ही खेल के इंटरनेशनल इवेंट्स की सर्टेन तादाद है, कुछ इवेंट्स हैं
जिसके अंदर शिरकत करनी होती है। अगर वो उन गेम्स में, उन इवेंट्स में शिरकत नहीं करते तो पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं, उनको उसमें से निकाल दिया जाता है, वो खेल समझे डेड हो जाती है। और अगर उसमें शिरकत करके हारते हैं, जीतते हैं, जो भी उस पर पॉइंट बेस होता है। हमारे 34 एसोसिएशन और फेडरेशन है सोई हुई हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इनको सबको ख़त्म करें, एक सेंट्रल तरीक़ाकार वज़ा करें, वो सेंट्रल तरीक़ाकार सबकी मॉनिटरिंग हो। हर खेल का खिलाड़ी जो 34 के 34 चले रजिस्टर्ड है IOA से, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से, उन 34 की मॉनिटरिंग के साथ एक सेंट्रल सिस्टम हो, वो उनके इवेंट्स हों, वो हर इवेंट में अपनी शिरकत करें, जहां स्पोर्ट्स से स्कॉलरशिप हो उन्हें मिले। यहाँ पे यही मसला है, इसीलिए तो लोग जा नहीं पाते हैं। हम कहते हैं हमारे प्लेयर क्यों नहीं जाते, तो बेचारे कहाँ से करें क्वालिफाइंग करने के लिए फेडरेशन ही सोई हुई होती है। चले जी, आए क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करें। काफ़ी इस पर हमने डिटेल डिस्कशन कर ली, नूर दस्तगीर पर भी कर ली। अच्छा जी साबिर साहब, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बड़ी चीज़ें चेंज। शाहीन आफरीदी वाइस कप्तानी से टेस्ट के हट गए और कहा यह जा रहा है कि उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है और उनको रिलैक्स किया जा रहा है। सऊद शकील वाइस कप्तान के तौर पर पाकिस्तान नेशनल टीम इंडक्शन हो गई है। सर बहुत ही अच्छा एक शाइन है और हम वेलकम करते हैं इसको। सऊद शकील को वाइस कप्तान दोनों फॉर्मेट्स में बनाया गया है, तो ये अच्छा पाकिस्तान के लिए साइन है। देखें देखा जाए तो शाहीन आफरीदी का वर्कलोड मैनेजमेंट ऑब्वियसली था, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं, जिस तरीके से वो लीग्स भी खेलते हैं तो उनके लिए बेहतर है। मैं तो कहूँगा बजाय लोग क्रिटिसिज्म करें, जितने भी, मैं भी खुद शाहीन आफरीदी का बड़ा फ़ैन हूँ, जो भी इनके फैंस हैं, तो इस चीज़ को उनको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि देखें आगे उन्होंने लंबा सर्व करना है पाकिस्तान को। दूसरा, जहाँ तक बात करें पाकिस्तानी स्क्वाड का, जो स्पेशली इस पर्टिकुलर 2 टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्ट किए गए, शान मसूद हैं, बाकी बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, सरफराज को लेके आए हैं। और अब खुशाइन बात यही है कि देखिए कामरान गुलाम को वापस लेके आए आप, मोहम्मद अली को चांस दे रहे हैं, मीर हमज़ा को आपने कंटिन्यू किया है, खुरम शहजाद जिसने मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी मीर हमज़ा के साथ ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे, तो ये मीर हमज़ा, खुरम शहजाद, ये जो हम नाम ले रहे हैं, मोहम्मद अली, ये तीनों चारों जो वो फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट सालों साल खेली है, तो ये डिज़र्व करते हैं। अगर शाहीन आफरीदी आते हैं, या फिर मैं 1-2 नाम और अगर आप कहते हैं, उनको वसीम जूनियर को जिस तरह आप लेके आए थे, हारिस रऊफ को लेके आए थे टेस्ट मैचेस में, तो ये ज्यादती थी इन तीनों बॉलर्स के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि ये इनका हक बनता था पहले, क्योंकि ये पाकिस्तान में पूरा का पूरा साल सीजन खेलते रहते हैं। दूसरा आप देखें, एक कहीं ना कहीं पे मैं प्रॉब्लम फिर भी कहूँगा, पाकिस्तान ने जो एक छोटा सा मैं कहता हूँ डिफेंसिव माइंडसेट कह लें कि आपने सिर्फ एक स्पिनर डाला इब्रार अहमद को। देखिए हम पाकिस्तानी जो हैं, हमारे जो 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 सपोर्टिंग पिचेस अगर आप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके पास जेन्युइन प्रॉपर 2 से 3 स्पिनर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप इस पे रिलाय करते हैं कि हम सलमान अली आगा को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे, तो ये आई थिंक थोड़ा सा आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है थोड़ा सा वो अच्छा भी खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को, मगर आपकी होम कंडीशन से आपको एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जो आपकी सीरीज़ है वो इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड, ये जो 4 जो टीमें हैं, ये कहीं ना कहीं पे स्पिनर्स के साथ फंसती हैं। चाहे इंडिया में आपने देख लिया, श्रीलंका में आपने देख लिया, तो हमें तो सबक सीखना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के, जिस तरीके से वो अपनी होम की पिचेस बनाते हैं होम सीरीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं पे हमने 2 साल पहले भी देखा था, हम ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारे थे, हम इंग्लैंड से बुरी तरह 3-0 से हारे थे, हमने न्यूजीलैंड के साथ भी ड्रॉ किया था। तो हमारे पिचेस के ऊपर आप देख लें कि जीतन पटेल, अपना एजाज पटेल हो गए, उसके अलावा बाकी जो उनके स्पिनर्स थे, समरविल आई थिंक एक और इनका ऑफ स्पिनर था, उन्होंने देखिए कितना डोमिनेंस किया था। इवन मैं तो कहूँगा केन विलियमसन की अपनी ऑफ स्पिन ने हमें तंग किया था। तो कहीं ना कहीं पे हमने थोड़ा सा स्पिनर को डालना चाहिए था। अगर आप फ्यूचर के पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो आपको मेहरान मुमताज़ को कम से कम स्क्वाड में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप उसको खिलाएं ना उसको, मगर स्क्वाड में रखें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो बड़े खिलाड़ी के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, उसको सीखने का मौका मिलेगा। नुमान अली को, साजिद खान को, 2 आपके पास ऑप्शंस थे, उनको कहीं ना कहीं अभी आपको कैरी करना चाहिए। इब्रार जो है सिर्फ उसके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते। ये मरीज अगर डेड पिचेस होंगी तो आप कितना दबाव डालेंगे इन फास्ट बॉलर्स के ऊपर। ये अगर डेड पिचेस, रावलपिंडी की पिच आपको पता है क्या अनोखी मंतक है पीसीबी की, कि स्पिनर्स के बगैर ही उतरने हैं और 4 फास्ट बॉलर्स लेके जाएंगे, कैसे खेलेंगे? सर मुश्किल होगा अरसलान साहब, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए लंबे आप, मैं कहता हूँ 6-6, 7-7 ओवर्स की स्पेल्स आप किसी भी फास्ट बॉलर से डिमांड करें तो बड़ा मुश्किल होता है, खास करके इस पर्टिकुलर पिच पे। या तो आपके पास मैं कहता हूँ 150-52 की अगर स्पीड हो, आप मुसलसल उसी स्पीड से बॉल करते रहे, तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तानी डेड पिचेस पे हमने देखा है, शोएब अख्तर को हमने देखा, शबीर अहमद को हमने देखा, इंजमाम उल हक की कप्तानी में जब 2005-6 में जब इंग्लैंड यहाँ पे आई थी, उसके बाद इंडिया यहाँ पे आई थी, तो हमने कहीं ना कहीं पे फास्ट बॉलिंग से डोमिनेट किया था, मगर उसको हमारे पास बेताशा पेस थी। क्या मीर हमज़ा जो है थोड़ी सी देखिए डोमेस्टिक में तो विकेट वगैरह लेते रहते हैं, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, चाहे आपकी होम कंडीशंस क्यों ना हो, उसका एक अपना प्रेशर होता है।
आपने देखा कि उसका 128, 30, 32 की स्पीड से उन्होंने बॉल को स्विंग सीम दोनों तरफ वो गेंद को हिला रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो हमारे जो पिचेस है, हमारे पास अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं पे सेफ एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़े से स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने चाहिए थे, और हमारे पास स्पिनर्स थे। नुमान अली ने भी परफॉर्म किए पास्ट में, साजिद खान ने भी परफॉर्म किए पास्ट में। तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को थोड़ा सा हम ले करें। बाकी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अच्छे काफ़ी हैं। आमिर जमाल को भी लेके आए, मगर उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर उनकी फिटनेस बेहतर है तो वो भी एक एडिशनल सपोर्ट हो सकती है कप्तान शान मसूद के लिए, क्योंकि वो नीचे लोअर ऑर्डर में आके आपको बैटिंग में भी सपोर्ट दे सकते हैं। उन्होंने पास में प्रूव भी किया, और बॉलिंग में भी उनकी काफ़ी अच्छी 135-40 की वाले से वो स्पीड भी करते हैं, तो वो भी काफ़ी खुशाइन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। मगर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी जो कप्तान है वो अपने बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आपकी होम सीरीज में आने वाले वक्त में आपने 5 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। क्योंकि अभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो आप 5वें नंबर पे हैं, जहां पे आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 36 पॉइंट समथिंग है। तो अगर आप ये जो आपकी होम सीरीज के अगर आपके 7 टेस्ट मैचेस है, अगर आप 5 भी जीते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप दूसरे या तीसरे पे आप जाके स्टैंड कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आऊंगा, बदी भाई से भी इस पर बात करेंगे। स्पिनर्स के बगैर बांग्लादेश के अगेंस्ट रावलपिंडी टेस्ट मैच में हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं क्या मुझे समझ में नहीं आई, खैर लेकिन हम सीनियर से पूछ के देखते हैं क्या उन्हें समझ आई कि ये क्या लॉजिक है कि बगैर स्पिनर के टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। आपके पेसर पे थोड़ी सी बात करूंगा आकर कि कितनी बॉल वो कर सकते हैं, कितने लंबे स्पेल्स कर सकते हैं। पेसर से बहुत लंबे स्पेल एक्सपेक्ट नहीं किए जाते दुनिया भर में, उसकी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बदी भाई क्या समझ आता है क्यों हम बगैर स्पिनर के उतर रहे हैं, और पेसर्स का एक अलग मैटर होता है। आप किसी भी पेसर को 8 ओवर तक लगातार यूज़ करें, उसके बाद वो थकना शुरू हो जाता है। हार्डली 10 ओवर, बहुत ज़्यादा हुआ 12 ओवर, लेकिन वो फुल फास्ट पेसर्स नहीं होते, वो मीडियम पेसर्स चले जाते हैं। फिर आप कितने बॉलर्स बार बार चेंज करते रहेंगे पेसर की मद में। और पार्ट टाइम के लिए सलमान अली आगा का इस्तेमाल करते, वो तो पार्ट टाइमर होगा, एक फुल फ्लैज स्पिनर है। कैसा अजीब सा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है लॉजिक। ये अफनान भाई अच्छा, ये असल में इन्होंने ये किया है कि फास्ट बॉलर जो 3 फास्ट बॉलर शायद खेलें और फिर सलमान अली आगा और इब्रार अहमद को ये खिलाएं। तो ये कोशिश यही होगी कि 2 फास्ट बॉलर से शुरू में बॉल कराई जाए, फिर स्पिनर बीच में लाया जाए, फिर फास्ट बॉलर को लाया जाए, फिर सलमान अली आगा को आजमाया जाए। आप ज़्यादा देखेंगे जो खासतौर पर बांग्लादेश के बैट्समैन हैं, बल्लेबाज जो हैं, वो ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड हैं। तो हो सकता है कि ये सोचकर सलमान अली आगा से बॉल कराने का फैसला किया गया हो कि टेस्ट मैच में सलमान आगा से लंबी बॉलिंग कराई जाए ताकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन को सही तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपके इतना अरसा हो गया सकलेन के बाद या जो सईद अजमल के बाद आपको कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं मिल सका, और एक ऑफ स्पिनर मिला था उसको आपने जाहिर कर दिया, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। मैं साजिद खान की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास स्पिनर है ही नहीं, तो आप खिलाएंगे कहाँ? आप स्पिनर लाएं तो कहाँ से लाएं? अब राइट हैंड लेग स्पिनर को खिलाते हैं, मिस्ट्री बॉलर रहे हैं, फिर मेहरान ममताज आपके पास हैं, लेकिन उनको आपने वो किया नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास स्पिनर की खेप नहीं है। आप जब तक वो अच्छा स्पिनर नहीं होगा तो आप उसको कैसे खिलाएंगे? तो ये सोचकर शायद मेरे जो उसमें आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के चक्कर में जो है वो किसी और स्पिनर को उन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि और कोई और ऑफ स्पिनर है नहीं। तो इसी वजह से सलमान अली आगा को आजमाएंगे शायद। नहीं, लेकिन बदी भाई क्या आप समझते हैं ये बड़ा कोई कारामद तरीका है? 5 दिन का मैच है, 5 दिन में कितने पेसर्स यूज़ कर लेंगे हम, और पेसर्स को कितने लंबे स्पेल्स करवा लेंगे, फिर क्या खर्च करेंगे? रावलपिंडी की फट्टा पिच है, आप हम सारे देख चुके हैं, वो तो इसके अंदर ही हज़ारों रन बना दिए थे PSL में। तो फट्टा पिच है, कैसे आप उस पर, और फिर मोहम्मद अली बेचारा दोबारा रावलपिंडी की पिच पर टेस्ट होने जा रहा है। आपकी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके बाद जो कोचेस जो भी आते हैं वो किस तरीके के फैसले करते हैं, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आता। कि अगर आपने बांग्लादेश को हल्का समझा हुआ है और उसको हल्का समझ के खेल रहे हैं तो ये आपकी अलग बात है। लेकिन अगर आप हल्का समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको जो अपने टॉप बल्लेबाजों को बिठाना चाहिए था, और उनकी जगह डोमेस्टिक परफॉर्मर को जो है जगह दी थी। आपने यहाँ बाबर को भी आराम दे देना चाहिए था, आपने रिजवान को भी आराम दे देना चाहिए था। इनकी जगह जो 2-3 बल्लेबाजों को खिलाते जो आपको बैकअप के तौर पर मिल जाते कि हाँ यार ये टेस्ट सीरीज के लिए हमारे पास अच्छा वो है। आप खिला भी जो है फुल स्टैंड के साथ रहे और फिर जो है वो आप स्पिनर आप इसमें शामिल नहीं कर रहे, तो ये लॉजिक जो है वो समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरा बदी भाई इसमें जरा एड अप कर दें, अबरार भी देखिए मिस्ट्री स्पिनर है, ना ऑफ है प्रॉपर, ना लेग स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स है नहीं, कितना विकेट निकाल लेगा और कितनी देर तक रीड नहीं होगा?
कहाँ से लाएंगे? मुझे बताएं, आपके पास स्पिनर है कहाँ? असल में जो एक स्पिनर है उसको असल में अगर उसामा मीर की मैं बात करूं ना, वो वनडे और टेस्ट मैच का बॉलर है। उसको आपने T20 खेल के उसको खराब कर दिया है। तो उसको अगर आप वनडे और जो है टेस्ट मैच के लिए रखते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी आपके पास प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है। सही आप बिल्कुल कह रहे हैं। ये कब तक आप जो है मिस्ट्री बॉल से करवाते रहेंगे? एक न एक दिन ये जज हो जाएगा, उसके बाद सबको पता होगा कि क्या बॉल करता है। फिर आपके लिए ये बिल्कुल जो है वही होगा कि मार पिटेगी और बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें जो हैं अब सोचनी पड़ेंगी आपको। डोमेस्टिक क्रिकेट कायद आज़म ट्रॉफी में जो 4 रोजा मैचेस वगैरह होते हैं, इन मैचेस में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर स्पिनर हैं, 8-10 स्पिनर मैं आपको बताऊं हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको देखे कौन? जो आपने सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं आप भी, वो जो है वो कमरों से ही नहीं निकलती, वो ग्राउंड में जाती ही नहीं है। फिर उनको कैसे पता चलेगा? वो तो टीवी पे देख के देखते हैं कि हाँ यार ये बॉलर है, ये बैट्समैन है। तो अब यहाँ सिलेक्शन कमेटी को जो है वो ग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं तारीफ इसलिए करूंगा कामरान अकमल की कि मैंने जब देखा जब यहाँ पर इवेंट हो रहा था तो कामरान अकमल हमें रोज जो है मैदान में नजर आ रहे होते थे और लड़कों पर नजर रख रहे होते थे कि यार ये वाकई बॉलर किस टाइप का है, ये बल्लेबाज किस टाइप का है। तो इस तरह के आपको जो है वो सिलेक्शन कमेटी के लोग चाहिए कि जो जाके मैदानों में जाएं और जज करें, देखें कौन सा जो है वो 4 रोजा मैच के लिए सूट कर रहा है, कौन सा वनडे के लिए, कौन सा T20 के लिए। अब T20 की इतनी भरमार है कि जो चीज को आप T20 खिलाते हैं उसको टेस्ट भी खिला देते हैं, जिसको टेस्ट खिलाते हैं उसको T20 खिला देते हैं। तो ये चीजें अब आपको खत्म करनी पड़ेगी। सबक सीखना पड़ेगा दूसरी टीमों से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपकी इंग्लैंड की टीम हो। इन लोगों ने अपने हर चीज पे देखे ना, इंडिया आप फौज तो भाई ईश्वन को इस्तेमाल करता है, फिर जो है लेग स्पिनर में दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए किसी और को ले आता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो खमियाजा वही शिकस्त की सूरत में आपको भुगतना पड़ेगा। मेहरान मुमताज़, मुबस्सिर, ये दीगर स्पिनर्स अब उठ के सामने आ रहे हैं, हमने तो इन्हें भी इग्नोर कर दिया। फिर दूसरा ये बताएं, कामरान गुलाम, हुरैरा बहुत अच्छी फाइंड। हुरैरा को तो बड़े टाइम से मैं कह रहा हूँ कि उसको साथ रखें टीम के, बेशक थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलाएं। इमामुल हक का ड्रॉप होना, ये सब चीज़ें कैसे देख रहे हैं साबिर? तो देखिए इमामुल हक का ड्रॉप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे उनको स्क्वाड में रखना चाहिए था। ड्रॉप बेशक ना करते। आप हुरैरा को भी फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको हुरैरा को अच्छे तरीके से आप लेके आए, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया, उनका 100 भी है, उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, शाहीन ए के साथ काफ़ी खेल चुके हैं। तो प्रॉपर वो एक प्रोसेस के थ्रू आए। इमामुल हक भी अंडर 19 खेल के आए हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। देखें कहीं ना कहीं पे जो मेरे ख्याल में जो लेग कर रहे थे वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहे थे। 50+ स्कोर तो वो कर रहे थे हर 5वीं-6वीं इनिंग के बाद, अगर देखा जाए तो वो 50+ स्कोर कर रहे थे, मगर उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि ओपनर का एक काम होगा, सईद उमर की मिसाल ले लें, जयसूर्या की देख लें, आमिर सुहेल देख लें, जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स थे पूरी दुनिया के देख लें, तो अपनी 50s को कन्वर्ट करते हैं, वो लंबे लंबे 100 बनाते हैं। तो वो जो है ना वो टीम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जो इमामुल हक का थोड़ा सा जो मेरी नज़र में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है वो यही रहा है कि वो 50+ स्कोर करते हैं, मगर 50+ भी 4-5-6 इनिंग्स के बाद कहीं ना कहीं पे आपसे लंबी इनिंग्स की तवक्को थी, क्योंकि जिस तरीके से आपके पास चांसेस थे, आपको हर कंडीशन में जाके चांसेस आपको मिले, सरफराज की कप्तानी हो, चाहे बाबर की कप्तानी हो, शान मसूदी की कप्तानी, तो उसमें थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को लेक किया। अगर आपको स्क्वाड में अभी ड्रॉप किया गया तो मेरे नज़र में ठीक ड्रॉप किया गया है, क्योंकि क्यों ना ही किसी नए और बच्चे को चांस दिया जाए। क्योंकि अगर आप असद शफी को ड्रॉप कर सकते हैं, आपने अजहर अली को ड्रॉप नहीं किया, उसके आपने नताइज देखे। अजहर अली भी हमारे पाकिस्तान के बड़े ग्रेट बैट्समैन थे, मगर कहीं ना कहीं पे हुरैरा को लेके आए। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा डिसीजन है। मैं तो चाहूँगा कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए देखना तो आप कम से कम 1-2 स्पिनर्स को आप लाजमी रखें। असलन साहब लेग स्पिनर जो होता है ना, मैं तो तीनों फॉर्मेट में हमेशा अपनी प्लेइंग 11 में लेग स्पिनर डालूँ ही डालूँ, क्योंकि लेग स्पिनर आपका विकेट टेकिंग बॉलर होता है। आपके जितने भी मिस्ट्री स्पिनर्स आए, चाहे अजंता मेंडिस की मिसाल ले लें, बाकी जितने भी स्पिनर्स हमारे पूरी दुनिया में, उनको कहीं ना कहीं पे कुछ अर्से बाद उनको जब रीड कर लिया जाता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। जो आपका जेन्युइन ऑफ स्पिनर होगा, लेग स्पिनर होगा, वो कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल होगा। चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान को देख लें, सईद अजमल को देख लें, आप यासिर शाह को देख लें। यासिर शाह ने कितना सर्व किया पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कि 250-300 विकेटें ले गए कम अरसे में। तो कहीं ना कहीं पे हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमें लंबे अरसे अगर, हालांकि खेल सकता है, वो खेलने के तो तैयार था, हम तो कंसीडर ही नहीं करते। सर देखिए लंबे अरसे के लिए आपको एक अच्छा स्पिनर एक तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। इब्रार का जहाँ तक ताल्लुक है, इब्रार 2023 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड थे, आप फिर भी उनको लेके गए, आपने इनको रिजर्व में रखा हुआ था। जब ऑस्ट्रेलिया जब आप गए थे पिछले साल, मोहम्मद हफीज़ साहब डायरेक्टर थे, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे भी ये बातें थी कि वो इंजर्ड थे। अगर आप इंजर्ड बॉलर को टेस्ट मैचेस के लिए कैरी करके लेके जा रहे हैं, ODIs के लिए कैरी करके ले, मगर उसको खिला नहीं रहे, तो अभी आप किस बेसिस पे उनको आप लेके आ रहे हैं? कहीं ना कहीं पे सवाल निशान तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर खैर अब फिर भी हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि आपको लंबे अरसे के लिए 1 से 2 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में लाजमी रखें ताकि उनको ग्रूम करे सर आप।
चले एक और चीज़ भी आ गई सामने बदी भाई, जो टिकट्स के रेट हैं वो भी सामने आ गए हैं। 200 से लेके वीकेंड पे 600, जो 500 का टिकट है वो 600 का होगा, और 12,500 का जो है वो वीवीआईपी आपको मिल जाएगा। और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का। एक चीज़ बड़ी नई इंट्रोड्यूस करवाई है, सीजनल पास। 5 के 5 दिन अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो एक रियायती पास होगा, और अगर मैच जल्दी ख़त्म हो गया तो कुछ पैसे आपको रिटर्न भी कर देंगे। वो 1-2 दिन के तो चलें, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। बाकी स्कूल के बच्चों को लेकर आए, वो देखें क्रिकेट। हाँ, ये होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ जिस पर जाते जाते यकीनी तौर पर हम बात करेंगे, मुराद सतपारा। मुराद सतपारा एक ऐसे शानदार को पैमा है पाकिस्तान के, हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनकी सेहत कायम रखे और वो खैर व आफियत से वापस आए। ब्रॉड पीक पर वो जा रहे थे, 28 जुलाई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और उनका राब्ता भी मुनक़ता हुआ, चूँकि ये वो टाइम है जब ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, और ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं तो ये राइट टाइम नहीं होता। अनम वज़ीर बड़ी शानदार को पैमा है, उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त एक नोट लिखा है। नाइला कियानी इस पर बड़ी परेशान है। नाइला कियानी हमारी टॉपेस्ट क्या दुनिया की टॉपेस्ट माउंटेनियर हैं, और साथ ही साजिद सतपारा जो अली सतपारा के बेटे हैं, उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है कि उनके लिए रेस्क्यू किया जाए। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो उनके रॉक लगे, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले नाइला कियानी से डिस्कस हो रही थी, इसी प्रोग्राम के दौरान मैं डिस्कस कर रहा था नाइला कियानी से, तो वो ये बता रही थी कि अभी तक कोई ब्रॉटअप या कोई आगे का इशू अभी तक सामने नहीं आया है। उनके लिए तलाश का एक रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन चूँकि वहाँ पर ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर और रॉकी सारा एरिया हो जाता है, ये गलत टाइम पर वो गए हैं। एक को पैमा है मारिया, जो कि इंटरनेशनल को पैमा है, वो उन्हें अपने साथ लेकर चली गई थी। और मुराद सतपारा के मैं ये भी बता दूं, 4 बड़ी उन्होंने पीक सर की हैं, 4 बड़ी इंक्लूडिंग K2। बेचारे पोर्टर के तौर पे जाते हैं, गरीब हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं वहाँ पे, और फिर अपनी फैमिली के लिए शायद ब्रेड एंड बटर के लिए वो बात मानकर आगे चले गए। उन्हें 3rd कैंप तक जाने की इजाज़त थी, उससे आगे चले गए। तो हम दुआ गो हैं कि सारा मामला खैर व आफियत से निपटे। अभी तक की इत्तलात जो हैं वो सारी मुबहम इत्तलात हैं नाइला कियानी के मुताबिक, कि अभी तक की इत्तलात जो हैं वो सिर्फ इत्तलात हैं, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हम दुआ गो हैं कि खैर व आफियत से वो आएँ। उनके ऊपर एक रॉक गिरी थी, अब वो कितनी बड़ी थी वो बाद में पता चलेगा। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, अल्लाह करे कुछ सारा बेहतर रहे, और मुराद सतपारा खैर व आफियत से आएँ वापस। चूँकि वो शख्सियत है कि इन्होंने हसन शिगरी की मैयत, जो कि शानदार को पैमा थे, वो लेकर आए थे ऊपर से उतार कर लास्ट ईयर। तो हम दुआ गो हैं कि एक शानदार को पैमा खैर व आफियत से वापस आए। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।